Hello all, welcome to session 8 of solid states. In this session we'll study about types of unit cells, 7 crystal systems, types of Bravais lattices and calculation of number of atoms in a unit cell. Let us first start with types of unit cells. Generally there are two types of unit cells. These are primitive unit cells, which are also called as simple unit cells, and non-primitive unit cells, which are also called as centered unit cells. The primitive unit cell consists of only 8 lattice points or constituent particles at 8 corners of the unit cell. So these primitive unit cell only occupy the corners. So these are the lattice points or lattice sites. And in the primitive unit cell, only the 8 lattice or 8 corners are occupied. The non-primitive unit cell consists of 8 lattice points at 8 corners as well one or more lattice points other than 8 corner position. यानी इसके अंदर 8 जो कॉर्नर्स है उसमें तो लैटिस पॉइंट्स होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी कहीं पे बीच में होगा. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर बीइंग टर्म्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स. फर्दर दिस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सेंटर्ड यूनिट सेल्स जो है वो आगे 3 और पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड फेस सेंटर्ड. जैसे कि उसका नाम है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि 8 कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट्स है, पर एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट है. सिमिलरली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा फेसेस के सेंटर में भी लैटिस पॉइंट्स है. यानी 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो लैटिस पॉइंट्स है और जो फेसेस है 6 क्यूब के उसके सेंटर में भी लैटिस पॉइंट है. द नेक्स्ट वन, जब हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड वाला इसके अंदर, तो थर्ड वन इज एंड फेस सेंटर्ड. इसमें 8 कॉर्नर्स पे तो 8 लैटिस पॉइंट्स है, लेकिन उसके अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में है, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में है, तो देन दे विल बी टर्म्ड एज एंड फेस सेंटर्ड. सो इस तरीके से जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स कहते हैं, हम लोग जनरली बोलते हैं देयर आर 2 काइंड्स. एक तो प्रिमिटिव होना चाहिए, दूसरा नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में हमको दिमाग में रखना है कि भाई जो कॉर्नर्स होते हैं 8 कॉर्नर्स क्यूब के, वहां पे लैटिस पॉइंट्स होंगे. और जो नॉन प्रिमिटिव है या सेंटर्ड है उसमें इन कॉर्नर्स के अलावा कहीं ना कहीं पे बीच में सेंटर पे कहीं पे या तो फेस के सेंटर में या तो बॉडी के सेंटर में या एंड के सेंटर में देयर मस्ट बी अ लैटिस पॉइंट. अब हम देखते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या बन सकती है. जैसा कि हम लोग प्रीवियस वाले सेशन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी यूनिट सेल को डिटरमाइन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, एज लेंथ और interaxial angles. So on the basis of edge lengths or axial distances A, B and C or interaxial angles alpha, beta and gamma, we have 7 different type of crystal systems. इन 7 different types of crystal systems को ही हम लोग बोलते हैं crystal habits. तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई 7 अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे यूजिंग एज लेंथ ए बी सी और अल्फा बीटा गामा एंड इंटरएक्सियल एंगल्स. हमारे सराउंडिंग में जितने भी सॉलिड्स है उन सॉलिड्स को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि उनके अंदर ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स हो सकते हैं, जिसमें से पहला वाला है क्यूबिक. ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक, और उसके अंदर एज लेंथ का रिलेशन होना चाहिए A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C. यानी अगर सपोज ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये C है, तो तीनों के तीनों जो है एजेस दे शुड बी इक्वल. और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू होना चाहिए 90 डिग्री. सो दिस एंगल नीड टू बी 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ये इंटरएक्शियल एंगल्स. और A शुड बी इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, यानी तीनों के तीनों एज लेंथ्स इक्वल होनी चाहिए. तो देन दिस विल बी अ क्यूबिक सिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम. जो सेकंड वाला है इसको टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम.
और जो टेट्रागोनल सिस्टम है उसमें जैसे दिखाई दे रहा है कि ये ए और बी इक्वल होने चाहिए एंड दिस सी शुड बी डिफरेंट, या उसका लेंथ जो है वो डिफरेंट होना चाहिए ए और बी से। यानी इसके लिए एच लेंथ का कंडीशन हो गया ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, लेकिन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री होने चाहिए। देन दिस विल बी टर्म्ड एज अ टेट्रागोनल सिस्टम। हमारा थर्ड वाला जो क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, और इसके लिए तीनों के तीनों जो है एजेस वो डिफरेंट होनी चाहिए, लेंथ उनकी, जैसे ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, अनइक्वल लेंथ है तीनों का भी। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आप मैच बॉक्स वाला एग्जाम्पल देखते हैं, या ब्रिक्स होती है ना, जिसे हम लोग दीवार बनाते हैं, तो वो ब्रिक्स जो है दे आर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम्स, है ना। मैच बॉक्स में देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, ओके हाँ, लेकिन इसके अंदर अल्फा शुड बी इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फोर्थ वाला क्रिस्टल सिस्टम होता है मोनोक्लिनिक, जिसके अंदर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है। इसका मतलब ए बी और सी जो है वो डिफरेंट है ना, इनका लेंथ जो है वो डिफरेंट है, और अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, जबकि बीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। ये एंगल जो है कुछ डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल जो है वो उसके अंदर सेम नहीं है। अल्फा और गामा दो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, और एक एंगल जो है इट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम उसको कहेंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर जनरली ए इज इक्वल्स टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। यानी अगर सपोज ये ए है और ये अगर सपोज बी है, सो ए शुड बी इक्वल्स टू बी बट देन इज नॉट इक्वल्स टू सी। एंड इसके अंदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड जो गामा है दैट शुड बी 120 डिग्री। सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस एंगल, अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, जबकि हम लोग अगर सपोज बात करें इसको, ये 90 डिग्री होना चाहिए। सो देयर टू एंगल्स विच आर 90 डिग्री, और एक एंगल जो है दैट इज 120 डिग्री। द नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंदर एच लेंथ भी इक्वल है, यानी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, और एंगल्स भी इक्वल है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, बट दे आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, जैसा कि हम लोग क्यूब की बात कर रहे थे। क्यूबिक में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी था, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री था। इसके अंदर कोई भी एंगल जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट द थ्री एंगल्स मे बी सेम। Now the last one, that is the seventh one, is triclinic crystal system, कि जिसके अंदर जो है एकदम वियर्ड, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, यानी तीनों एंगल भी सेम है, इट्स नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑल्सो। तीनों एंगल्स भी सेम नहीं है, तीनों अगर सपोज एज लेंथ की बात करें तो भी वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। नाउ सच इज कॉल्ड एज अ ट्रिक्लिनिक, ये सबसे डिफरेंट वाला है। तो ओवरऑल अगर सपोज देखते हैं हम लोग, तो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। नाउ इसके प्रीवियसली हमने जब देखा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम थे तो दो तरीके के थे, दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, यानी सेंटर्ड। तो हर एक जो क्रिस्टल सिस्टम्स है उसके अंदर इस तरीके का टाइप, अब ये सारे के सारे तो प्रिमिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर जो है आपके लैटिस पॉइंट्स है, तो उसके अलावा सेंटर्ड भी हो सकते हैं। ना ऑन दैट बेसिस ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है उसके 14 ब्रावियस लैटिसेस होते हैं। मतलब हर एक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा सेंटर्ड भी होंगे। अब हर एक इसमें कितने कितने होंगे और 14 ब्रावियस लैटिसेस कैसे हैं, हम हर एक को बना के देखते हैं। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ब्रावियस लैटिसेस नाम कहाँ से आया। ना दिस वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था ब्रावियस।
उन्होंने ये जो है अलग अलग टाइप के लाटिसेस बनाए जिनको हम लोगों ने कहा ब्रेवियस लाटिसेस, और इसलिए 14 ब्रेवियस लाटिसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक क्रिस्टल सिस्टम की कितनी ब्रेवियस लाटिसेस होती है और टोटल 14 कैसे होता है। पहले वाला इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके 3 वेरिएशंस हो सकते हैं, यानी इसके 3 ब्रेवियस लाटिसेस होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का पहला वाला ब्रेवियस लाटिस जो होता है दैट इज प्रिमिटिव। वैसे देखा जाए तो हर एक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव तो होना जरूरी है। तो पहला वाला जो है वो है प्रिमिटिव, या उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्यूब के 8 जो कॉर्नर्स है उसमें ही सिर्फ लाटिस पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड वाला जो है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें 8 कॉर्नर्स के अलावा एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में भी एक लाटिस पॉइंट होता है। सो ये जो ब्रेवियस लाटिस है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और जो थर्ड वाला है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसमें 8 कॉर्नर्स के अलावा जो 6 फेसेस है उनके सेंटर पे भी जो है लाटिस पॉइंट ऑकर करता है। तो इस तरीके से जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके 3 ब्रेवियस लाटिसेस बने हैं। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड सिस्टम। सेकंड क्रिस्टल सिस्टम इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और इसके अंदर 2 तरीके के अरेंजमेंट्स बनते हैं, यानी 2 तरीके के ब्रेवियस लाटिस होते हैं। एक तो जिसके अंदर सारे के सारे कॉर्नर्स पे ही जो है लाटिस पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब वो प्रिमिटिव होगा। और दूसरा वाला जो होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में जो है एक लाटिस पॉइंट होगा अलोंग विद कॉर्नर पॉइंट्स, यानी बॉडी सेंटर्ड होगा। मतलब टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के 2 ब्रेवियस लाटिसेस बनेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि क्यूबिक के 3 बने थे, वो 3 और ये 2। अभी तक ब्रेवियस लाटिसेस हो गए बेटा 5 और क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए बेटा हमारी 2। Now let us look at the third crystal system जो सबसे वर्सटाइल है, and that is ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में 4 ब्रेवियस लाटिसेस बनते हैं, यानी 4 अरेंजमेंट्स बनती है, यानी सारी के सारी जितनी भी यूनिट सेल में अरेंजमेंट्स पॉसिबल है वो चारों के चारों अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। अभी जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में मैंने प्रीवियसली भी मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअली मैच बॉक्स जो है वो ऑर्थोरोम्बिक है, या ब्रिक जिससे हमारा वॉल बना हुआ है वो भी ऑर्थोरोम्बिक है। तो इसके अंदर प्रिमिटिव होता है जिसके अंदर आधों कॉर्नर्स के ऊपर लाटिस पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद में बॉडी सेंटर्ड होगा जिसमें कॉर्नर्स के ऊपर तो लाटिस पॉइंट्स है ही है, लेकिन उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी एक लाटिस पॉइंट है। उसके बाद में फेस सेंटर्ड भी होना चाहिए जिसके अंदर 8 कॉर्नर्स के ऊपर लाटिस पॉइंट्स होने के अलावा फेस के जो 6 फेसेस होने चाहिए उसके 6 फेसेस के सेंटर पे भी लाटिस पॉइंट्स है। और एंड सेंटर्ड यानी 8 कॉर्नर्स में लाटिस पॉइंट्स के अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी लाटिस पॉइंट्स है। इस तरीके से जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर चारों भी टाइप की जो भी यूनिट सेल्स की अरेंजमेंट हो सकती है वो है। तो कुल मिला के अभी तक हमारे ब्रेवियस लाटिसेस कितने हुए हैं? क्यूबिक में 3 हुए हैं, टेट्रागोनल में 2 हुए हैं और ऑर्थोरोम्बिक में 4 हुए हैं, यानी कुल मिला के 9 ब्रेवियस लाटिसेस हुई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्रिस्टल सिस्टम। फोर्थ वाला क्रिस्टल सिस्टम इज मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर 2 ब्रेवियस लाटिस होते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सभी में प्रिमिटिव तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा सेंटर्ड भी होते हैं। तो इसके अंदर 2 होते हैं, एक तो प्रिमिटिव होता है और दूसरा वाला होता है एंड सेंटर्ड। तो इस तरीके से जो हमने 4 क्रिस्टल सिस्टम देखे उनके अंदर कितने ब्रेवियस लाटिसेस हो गए? क्यूबिक में 3 थे, टेट्रागोनल में 2 थे तो 5 हो गए, ऑर्थोरोम्बिक में 4 थे यानी 9 हो गए, और अभी मोनोक्लिनिक में 2 ब्रेवियस लाटिसेस यानी 9 + 2 11 हो गए। अब नेक्स्ट वाले जो तीनों क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे बचे हुए हैं हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, इनमें सभी में एक एक ही ब्रेवियस लाटिस होता है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 2
पूरा हेक्सागन दिखाया गया है, लेकिन सिर्फ ये जो ब्लैक पॉइंट्स है, ब्लैक लाटिसेस है, उतना ही जो है हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं। सो इट्स अ प्रिमिटिव। सिमिलरली रोम्बोहेड्रल में भी प्रिमिटिव है और ट्राइक्लिनिक में भी प्रिमिटिव है। तो कुल मिला के हमारे पास में 14 ब्रावियस लाटिसेस हो गए, क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2 और हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 1 इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होंगी और ब्रावियस लाटिसेस यानी उनके अरेंजमेंट्स होंगे 14। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब हमको पता है कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बहुत सारी यूनिट सेल से बना हुआ रहता है, और ये जो यूनिट सेल्स है उसके कॉर्नर्स पे, उसके फेस सेंटर पे, उसके बॉडी सेंटर पे, उसके एज सेंटर के ऊपर देयर आर डिफरेंट एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड, माने लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कहाँ पे पार्टिकल है, उसके हिसाब से वो यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जब भी हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हर एक एटम का या हर एक लैटिस पॉइंट का उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हम लोग एक कॉर्नर वाला अगर सपोज हम लोग लैटिस पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। हम ये सिस्टम देखते हैं, क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये जो रेड वाला पॉइंट है, लेट अस अस्यूम दैट इज अ कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट किसका है? ये जो यूनिट सेल येलो से मार्क किया है उसका कॉर्नर पॉइंट है। तो अगर सपोज देखा जाए तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इट इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स। नीचे वाला 2 है, ऊपर वाला 2, पीछे वाला 2 है ना, उसके नीचे वाले 2 है। सो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ईच कॉर्नर पॉइंट इज शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स, और इसीलिए हर एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक कॉर्नर पॉइंट का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/8। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड एटम की। ये जो ब्लू से दिख रहा है दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड एटम, और जो बॉडी सेंटर्ड एटम है वो कभी भी एक यूनिट सेल में कंप्लीटली मौजूद रहेगा, तो उसको दूसरा कोई भी यूनिट सेल जो है वो शेयर नहीं कर रहा होगा, यानी एक यूनिट सेल में उसका कंप्लीट 1 कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर फेस सेंटर्ड एटम देखे, कोई भी फेस के सेंटर वाला एटम देखते हैं या लैटिस पॉइंट देखते हैं, ये जो येलो से दिखाया हुआ है, तो इट इज बीइंग शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। आजू बाजू वाला 2 यूनिट सेल के बीच में एक जो है फेस सेंटर होगा, तो इसीलिए पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होना चाहिए। अगर कोई लैटिस पॉइंट एज सेंटर पे है, तो कोई भी एज सेंटर जो है इट इज बीइंग, अगर सपोज हम लोग समझते हैं कि ये वाला एज सेंटर है, तो जो एज सेंटर है दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो ग्रीन वाला पॉइंट बना है ऊपर वाला, सो इट्स बीइंग शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स, तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होना चाहिए 1/4। तो इस तरीके से भी हमको सारे पोजीशंस के ऊपर जो भी लैटिस पॉइंट्स हैं उनके पोजीशंस से उनका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हम लोग को पता चल गया। जैसे अगर सपोज हम लोगों ने कहा जो कॉर्नर है उसका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल है वो 1/8 है, मतलब एक कॉर्नर एटम का। सिमिलरली जो बॉडी के सेंटर में है उसका पूरा कंप्लीट 1 कंट्रीब्यूशन है। अगर सपोज हम लोग बात करते हैं बेटा फेस सेंटर का, तो फेस सेंटर का हाफ होता है हर एक जो भी लैटिस पॉइंट है उसका, और अगर एज सेंटर है तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 1/4। अब इसको यूज करके हम लोग अलग अलग जो है यूनिट सेल्स के लिए, क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को कैलकुलेट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको ही हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर एक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8। सो वी से नंबर ऑफ एटम्स per unit cell of a simple cubic unit cell should be equals to 1/8.
क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 और ऐसे कितने इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या एटम्स है तो 8 एटम्स है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में होने चाहिए 1 क्योंकि हर एक जो कॉर्नर था बेटा वो कॉर्नर में हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8 हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 सबका अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं अभी 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे क्योंकि ऐसे 8 है ना तो उसका जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो आ जाएंगे आपके 1। अभी सेकंड वाला अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसके अंदर ये कॉर्नर पे तो एक एक जो है लाटिस पॉइंट्स है ही लेकिन बॉडी के सेंटर में भी एक लाटिस पॉइंट है एग्जैक्टली और इसका अगर सपोज हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि जो कॉर्नर वाला है वो 1/8 तो करेगा ही करेगा और ये जो बॉडी सेंटर्ड है वो तो कोई भी शेयर नहीं करेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1। सो अगर सपोज हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करें तो कॉर्नर के कारण कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्यों क्योंकि 8 कॉर्नर है हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई टोटल 8 प्लस एक जो बॉडी के सेंटर में होगा सो दैट स्टैंड्स फॉर 1 + 1 यानी जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर 2 एटम्स होने चाहिए पर यूनिट सेल। अब हम लोग तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे 8 जो है एटम्स या लार्जेस्ट पॉइंट्स तो ही है उसके अलावा फेस के सेंटर में भी हर एक फेस के सेंटर में भी एक लार्जेस्ट पॉइंट है। तो अगर सपोज हम लोग देखें तो लास्ट वाला मतलब अगर जो कॉर्नर वाला है कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/8 और जो फेस का सेंटर है दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/2। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करें तो कॉर्नर्स के कारण होना चाहिए 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्योंकि हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 और टोटल कितने हैं 8 कॉर्नर्स है सो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस फेस के सेंटर में भी है फेस के सेंटर का हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/2 कितने फेसेस है 6 फेसेस है 6 फेसेस है तो मल्टीप्लाइड बाई 6 सो दैट विल कम डाउन टू बी 1 plus 3 and that will equals to 4 atoms per unit cell। So जो face centered cubic unit cell होता है उसके अंदर 4 atoms होनी चाहिए पर unit cell। अब एक फोर्थ वाला हम लोग करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। उसमें कॉर्नर्स पे भी लाटिस पॉइंट्स है फेस सेंटर पे 2 फेस सेंटर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 3 जो है वो बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो जो कॉर्नर वाला है उसका कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/6 क्यों क्योंकि इसके अंदर हर एक कॉर्नर को 6 यूनिट सेल्स जो है वो इस तरीके से एक होगा सिमिलरली इस तरीके से एक होगा और ऊपर 3 होंगे। सो इस हिसाब से जो है 6 एक कॉर्नर को जो है वो 6 जो है वो शेयर करते हैं तो हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/6। जो फेस के सेंटर में है उसका 1/2 होना चाहिए और जो बॉडी के सेंटर में है जो 3 है उनका हर एक का 1 होना चाहिए क्योंकि उसको कोई शेयर नहीं करेगा। तो फिर अगर सपोज हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में तो कॉर्नर्स के कारण कंट्रीब्यूशन होगा जो बॉडी के सेंटर में है उसके कारण कंट्रीब्यूशन होगा और जो फेस के सेंटर में उसके कारण कंट्रीब्यूशन होगा। तो कॉर्नर के कारण कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाई कितने कॉर्नर है ऊपर 6 और नीचे 6 यानी 12 है प्लस जो बॉडी के भीतर है तीनों के तीनों सो दैट शुड बी 1 × 3 क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 होगा उसको कोई शेयर नहीं कर रहे। और जो फेस के सेंटर में तो आपको 2 फेस के सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं एक ऊपर है और एक नीचे की ओर है और उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/2 ऐसे कितने हमने कहा 2। सो यू नाउ नो 1/6 × 12 विल बी इक्वल्स टू 2 + 3 + 1 तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होने चाहिए इसके लिए 6। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होने चाहिए 6। इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर यूनिट सेल दिया हुआ है उसके अंदर जो भी अरेंजमेंट दिया है उसमें किस तरीके से जो है एटम्स है उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ सॉलिड हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर हैज 2 एटम्स x and y
Atoms X are located at corners and atoms Y are located at face centers. What is the formula of the unit cell? अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एटम्स X जो है वो कॉर्नर्स पे है और एटम Y जो है वो फेस सेंटर्स पे है। तो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ X एटम्स पर यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ X एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा? X तो कॉर्नर पे, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो नंबर ऑफ X एटम्स कितने हो जाएंगे? 1। सिमिलरली नंबर ऑफ Y एटम्स हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो Y एटम्स मौजूद है हमारे फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इट इज 1/2। और कितने फेस सेंटर्स है? फेस सेंटर्स है 6 और इसीलिए ये हो गए 3। इसका मतलब अगर सपोज हम लोग X:Y रेशियो देखना चाहते हैं तो X:Y रेशियो इज 1:3 और इसीलिए द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल मस्ट बी XY3। सो हमारा आंसर होना चाहिए XY3। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास में अ कंपाउंड हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स P and Q. Atoms P occupy corner and face centers while atoms Q occupy body center and edge centers. Calculate the formula of the unit cell. इस क्वेश्चन में जो एटम्स P है वो कॉर्नर्स पे है और फेस सेंटर्स पे है, जबकि एटम्स Q जो है वो बॉडी सेंटर पे है और एज सेंटर पे है। तो अगर सपोज हम नंबर ऑफ एटम्स P कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके से होने चाहिए। पहला वाला होना चाहिए फ्रॉम कॉर्नर्स, that will be equals to 1/8 multiplied by 8 यानी 1। और सेकेंड होना चाहिए फ्रॉम फेस सेंटर्स, that is equals to 1/2 into 6 and that is equals to 3. So the total number of P atoms कितना हो जाएगा? That will be equals to 1 plus 3 यानी 4. Now similarly let us check for number of Q atoms. एक तो वो बॉडी के सेंटर में होगा फ्रॉम बॉडी सेंटर। अब क्योंकि बॉडी सेंटर कोई भी दूसरा यूनिट सेल जो है वो शेयर नहीं करेगा तो कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 1। और दूसरा वाला होना चाहिए फ्रॉम एज सेंटर्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हर एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 एज सेंटर्स यानी 3। और इसीलिए टोटल नंबर ऑफ Q एटम्स कितने होंगे? दैट इज इक्वल्स टू अगेन 1 plus 3 and equals to 4। देयरफॉर अगर सपोज हम लोग देखें P:Q रेशो क्या है? रेशो है 4:4 यानी 1:1। हेंस फॉर्मूला होना चाहिए PQ क्योंकि वो 1:1 रेशो में है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3 elements A, B and C crystallizes in a cubic solid lattice with A atoms at corners, B atoms at the body center and C atoms at the center of edges. Then write the formula of the compound. अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को A, B और C ऐसा 3 एटम्स दिए हैं। सो एटम्स A जो है वो कॉर्नर्स पे है, एटम B जो है वो बॉडी सेंटर पे है और एटम C जो है वो सेंटर के मतलब एज सेंटर्स के ऊपर है। सो लेट अस कैलकुलेट कि हम लोग पहले बोलते हैं एटम्स A। सो नंबर ऑफ एटम्स A कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स A हमको पता है कि एटम्स A आर एट कॉर्नर्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्योंकि हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। देन नंबर ऑफ एटम्स B कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स B आर एट बॉडी सेंटर, बराबर है, और वो कोई भी यूनिट सेल शेयर नहीं करेगा तो इट्स कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल विल बी इक्वल्स टू 1। अब अगर सपोज हम नंबर ऑफ C एटम्स की बात करें, सो नंबर ऑफ C एटम्स will be equals to, so C atoms are at the edge center, okay, और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई
12 एज सेंटर्स होते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 3. सो A is to B is to C हमारा होना चाहिए 1:1:3 और इसलिए आंसर होना चाहिए A B C 3. Let us see next question. Three atoms P, Q and R crystallizes in a cubic solid lattice where P atoms are at the alternate phase centers, R atoms are at the center of the edges and Q atoms are at 2/3 of total corners present. Hence, the formula of the compound is. So क्वेश्चन के हिसाब से जो P atoms है दे आर एट अल्टरनेट फेस सेंटर्स, तो दो ही हो सकते हैं ऐसा. सो नंबर ऑफ P atoms कितने होंगे? नंबर ऑफ P atoms विल बी इक्वल टू, हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, इनटू कितने हैं? 2 है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1. अब उसके बाद में जो R atoms है दे आर एट द एज सेंटर ऑफ द एजेस. सो नंबर ऑफ R atoms कितने होंगे? सो नंबर ऑफ R atoms विल बी इक्वल टू, हर एक एज सेंटर का 1/4 होता है कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 12, तो दैट विल बी इक्वल टू 3. और अभी जो Q atoms है दे आर एट कॉर्नर्स बट नॉट एट ऑल द कॉर्नर्स. उन्होंने कहा है कि 2/3 ऑफ द टोटल कॉर्नर्स. इसका मतलब नंबर ऑफ Q atoms will be equals to contribution हर एक का होता है 1/8 इंटू 8 इंटू 2/3. अब 8 इंटू 2/3 क्यों? क्योंकि टोटल कॉर्नर से 8, उसमें से 2/3 ऑक्युपाई हुए हैं. इसका मतलब सो दिस 8 गेट कैंसिल, तो आपका आंसर आना चाहिए 2/3. सो व्हाट इज द रेशियो? देयरफॉर P is to Q is to R रेशियो होना चाहिए. P is 1, Q is 2/3 and R is 3. So multiplying it throughout by 3 we'll get 3:2:9 and hence the answer is P3Q2R9. Next question है, gold crystallizes in face centered cubic structure. Calculate the number of unit cells present in 1 gram of gold. एटॉमिक मास दिया है गोल्ड का 197 ग्राम्स. सो अभी क्योंकि गोल्ड FCC शो कर रहा है, इसका मतलब गोल्ड के जो एटम्स है दे विल बी एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर. तो नंबर ऑफ AU एटम्स पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कॉर्नर्स के कारण, और 1/2 इंटू 6 ये होने चाहिए फेस सेंटर्स के कारण. दैट विल बी इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4 एटम्स पर यूनिट सेल. तो अगर गोल्ड के 4 एटम्स पर यूनिट सेल है, इसका मतलब एक यूनिट सेल यानी 4 एटम्स. नाउ अगर सपोज हम 1 ग्राम गोल्ड की बात करते हैं, ओके, नाउ वी नो दैट 197 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 Na atoms of gold. Okay, therefore 1 gram AU will be equals to Na upon 197 atoms of AU. अब जबकि 4 atoms AU will be equals to 1 unit cell, then Na upon 197 atoms equals to X unit cells. Therefore, X equals to Na upon 197 into 4 unit cells. That will be equals to 6.022 into 10 to the power 23 divided by 197 into 4, and that will be equals to 7.6 into 10 to the power 20 unit cells. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं.
A solid has a structure in which X atoms are located at the cube corners of the unit cell, O atoms are located at the cube edges, and Na atoms at the cube center. What is the formula of the unit cell? So ये क्वेश्चन में A कॉर्नर्स पे है, O एज सेंटर पे है और Na जो है वो बॉडी के सेंटर में है. तो नंबर ऑफ A एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ A एटम्स must be equals to 1/8 multiplied by 8. 8 कॉर्नर से हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, so that will be equals to 1. अब Na की बात करते हैं, नंबर ऑफ Na एटम्स and that will be equals to 1. क्यों? क्योंकि वो बॉडी सेंटर पे और उसको कोई शेयर नहीं करने वाला, दूसरा कोई भी यूनिट सेल उसको शेयर नहीं करेगा. Now if we just talk about number of oxygen atoms, तो वो एज के सेंटर में हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 12 एजेस है तो दिस विल बी 3. देयरफॉर अगर Na X और O का रेशियो देखते हैं तो दिस विल बी 1:1:3 और इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला होना चाहिए NaXO3. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session. Meanwhile, subscribe the channel to get more videos like this.